एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज का जो टॉपिक है फंड कैसे मिलेगा। बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉल आते हैं और सबका एक ही सवाल होता है कि हमारे एनजीओ को फ़ंड कैसे मिलेगा, हमारे संस्थान को फ़ंड कैसे मिलेगा, फंडिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वीडियो बनाया। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको सच्चे में समझना है कि फ़ंड कैसे मिलना है तो वीडियो को एंड तक आपको पूरा देखना। अगर बीच में छोड़कर जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। माना ये वाले वीडियोज़ जो हम बनाते हैं वो एंटरटेनिंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये थोड़े ज्ञान वाले वीडियोज़ होते हैं और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए थोड़े से बोरिंग हो सकते हैं। लेकिन जो ये कंटेंट हम आपको जो बताते हैं ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आइए जल्दी से वीडियो चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट कितना पसंद आ रहा है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करी है, जिसमें हमने ब्रॉडली आप लोगों को कैटेगराइज किया है कि फंड जो है वो कहाँ से हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम पूरा यहाँ एक बार इरेज कर देते हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर जो है कि कुछ कैटेगराइजेशन जो है वो करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जो है फंड मिल सकता है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं कितनी कैटेगरी बनती है। यहाँ हम कैटेगरी 2 ले लेते हैं, और यहाँ हम कैटेगरी जो है 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं हम। सबसे पहले जो चीज़ें होती है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ हमें प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, फंडिंग किस तरीके से हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, हम वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी MSDE। ठीक है, MSDE की तरफ से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं जिनसे आपको फंड जो है वो मिलता रहता है। अब देखिए, इस जो ये सामने जो स्क्रीन है, इसी के पैरेलल हमें एक और स्क्रीन आपको बतानी पड़ेगी, जहां पर ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो ये आपकी एक और हमने पैरेलल स्क्रीन जो है यहाँ पर हमने बना दी है। यहाँ पर कैटेगरी 1 में जो मैंने आपको बताया, तो कैटेगरी 1 में MSDE के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब तो वो कौन कौन एलिजिबल होते हैं। या तो कोई सी भी एनजीओ जो होती है वो कर सकती है इसको, कोई सी भी प्राइवेट लिमिटेड आपके पास कंपनी हो, या पब्लिक लिमिटेड आपके पास कंपनी हो, या फिर इसके अलावा कोई ट्रस्ट हो, या फिर इसके अलावा सोसाइटी हो। ठीक है, तो ये होना आपके पास चाहिए। एनजीओ हो, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, पब्लिक लिमिटेड फर्म हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म आपके पास है तो भी आप करेंगे। प्रोप्राइटरशिप इसमें नहीं चलती। प्रोप्राइटरशिप जो पूरे ही सिनेरियो से जो है वो बाहर रहेगी। तो देखते हैं, ये अगर आपके पास है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी MSDE के प्रोजेक्ट्स जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली कैटेगरी 1 जो है हमने यहाँ दिया है वो हो जाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पर निकलते हैं। दूसरा हम यहाँ ले लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कितने जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वो ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं CSR प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 उसको कैटेगराइज किया है, यानी कि अगर आपको फंड चाहिए तो 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स रन करें, या फिर दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के आप प्रोजेक्ट्स रन करें, या फिर तीसरा CSR जो फंड होता है, यानी जो कंपनीज देती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो देती हैं, उनके साथ मिलकर आप काम करें। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री आती है। MSDE हमने बात करी, ये आपको फंडिंग प्रोजेक्ट्स देती है। इसके बाद हम करें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स,
ये आपको फंड देती है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म MOT, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपको फंड देती है। ऐसी काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो फंड देती है। इंडिविजुअल अपनी अपनी वेबसाइट्स पर प्रोजेक्ट्स निकालती हैं और उनमें आपको जो है RFP फिल करना होता है, EOI फिल करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है और इस तरीके से आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए जो होती है वो फंडिंग मिल जाती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होती हैं। जैसे कि आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने एक स्किल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना चुकी हैं सभी जगह पर। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट मिशन, गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो इस तरीके की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको यहाँ पर फंड देती है। जैसे RSLDC हो गया, यहाँ पर हम देते हैं MPSDM, ठीक है। इसी तरीके से गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन, हाँ, GSDM गुजरात स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट मिशन जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर चलते हैं। हर स्टेट की अलग अलग स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस तरीके के फंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए EOI निकालती है या RFA निकालती है। तो उनको बस हमें ट्रैक करना होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे ये तो हमने मिनिस्ट्रीज़ बताई। इसके अलावा जो ये MSDE के द्वारा PMKVY जो आता है वो भी फंडिंग प्रोजेक्ट होता है। स्किल हब इनिशिएटिव जो होता है वो भी फंडिंग प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे, जैसे ये MoMA है, ये सीखो और कमाओ जो है आता था, इनका PM विकास हो गया, PM विकास निकला हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हुनर से रोजगार तक की स्कीम आती है। तो ये सारे फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी को हमें जो है वो ट्रैक करना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब निकला हुआ है, क्योंकि ये तो आपको वॉच करना पड़ेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हमारे जैसे काफ़ी सारे चैनल हैं, हम इस तरीके से लोगों के साथ जुड़कर आपको ये पता लग सकता है कि कब कब कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट निकलता है। जैसे DDU-GKY, अभी हम बात करते हैं DDU-GKY की। पूरे इंडिया में DDU-GKY निकला हुआ है, हर स्टेट में DDU-GKY निकला हुआ है। DDU-GKY 2.0 फंडिंग प्रोजेक्ट के लिए फ़ोन आते हैं, आप DDU-GKY अप्लाई करें। अभी हर स्टेट में निकला हुआ है, हर स्टेट की EOI निकली हुई है, RFP निकली हुई है, लास्ट डेट्स चल रही हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं तो रेगुलर अपडेट्स हम लोग वहां पर डाल रहे हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितने दिन बचे, क्या क्या लास्ट डेट है। तो इन चीज़ों को हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बिना ट्रैक करे आपको पता ही नहीं चलेगा कि फंडिंग कैसे होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी को फ़ोन करा, हमें फंडिंग दिला दो और दे दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फंडिंग के लिए आपको फंडिंग चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है। स्टेट लेवल पर भी हमने बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बता दी हैं जो करती हैं। अब CSR फंड की बात आती है यहाँ पर, ठीक है। CSR फंड के लिए तो आपको जितनी भी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, HCL का CSR जो फंडेड प्रोजेक्ट है ये निकलता रहता है। SBI फाउंडेशन, तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो CSR निकालती हैं, तो इनके अभी आपको उस टाइम पहले देखिए SBI फाउंडेशन का निकला हुआ था, तो SBI फाउंडेशन का CSR प्रोजेक्ट निकला हुआ था। तो आपको ऐसे ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को बोला मुझे प्रोजेक्ट दिला दे और वो प्रोजेक्ट मिल गया आपको, नहीं, आपको भी SBI फाउंडेशन का यही, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए तो व्हाट्सएप चैनल पर हमने SBI फाउंडेशन का EOI डाला, HCL का EOI डाला, जहाँ पर आप जाकर CSR के लिए अपनी NGO, संस्थान, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई सी भी चीज़ हो या कोई सी भी एंटाइटी हो, लीगल एंटाइटी, उसके लिए अगर आप फंड लेना चाहते हैं तो आप CSR जो फंड है वो अवेलेबल होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आपको क्या करना होता है, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना होता है और सबमिट करना होता है। EOI में सारे फॉर्मेट्स होते हैं, इस फॉर्मेट में आपको इस तरीके से ये चीज़ें सबमिट करनी होती है। बाकी लाइजनिंग है, आपको लाइजनिंग एक बार जाकर मिलना रहता है वहाँ पर अधिकारी से, वो एक अलग पार्ट है पूरा का पूरा। लेकिन बहरहाल हम फंड इतनी जगह से ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट भी एक बहुत ही अहम है। सभी लोगों को जो होते हैं उनको CSR फंड निकालना बहुत, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको CSR फंड निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और CSR मतलब
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनको उनमें फंड गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो होता है वो खर्चा करना ही रहता है। अब खर्चा कितना वो दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, CSR फंड में कोई भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को, एजेंसी को हायर कर लेते हैं जो कोई भी एक इम्पैक्टफुल सोसाइटी पे किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट, वेदर आप कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या फिर वेदर आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या हेल्थ केयर कैंप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो हर चीज़ में CSR फंड जो होता है वो अवेलेबल रहता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो बात हुई थी ये वाला मैंने आपको पूरा मतलब कैटेगराइज उधर ही करके बता दिया, तो मतलब इसकी कोई वैल्यू बची नहीं है। ये वाली जो स्लाइड है इस पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होता है, स्टेट गवर्नमेंट से आप ऐसे ले सकते हैं, CSR फंड इस तरीके से आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है कि भाई ये जो है इसके अलावा कि भाई इन प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी हमारे पास रहनी चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हमें प्रोजेक्ट्स मिल जाए, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल जाए या CSR फंड मिल जाए। सबसे पहली बात है कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है स्टेप 1 कि आपको प्रोजेक्ट्स को जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा। क्या है स्टेप 1 आपकी, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करें। कोई सी भी वेबसाइट या हमारे जैसे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल जाके प्रोजेक्ट्स को आप ट्रैक करें। ठीक है, फिर कोई सी भी स्टेप 2 आपकी क्या है कि कोई सी भी EOI उठाएं या RFP उठाएं, दोनों एक ही चीज़ है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट है उनको इन 2 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2 नामों से जिन चीज़ों को जाना जाता है वो उठाओ। आप किसी की भी EOI उठा लो, किसी की भी RFP उठा लो। ठीक है, उठा के आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको स्टडी करना है। ठीक है, पढ़ाई करनी है आपको। पढ़ाई क्या करनी कि EOI में क्या क्या मांगा जाता है। सबसे पहली जो आपको चीज़ है वो आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर काम करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है टर्नओवर। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको EIA डॉक्यूमेंट उठाना, RFP डॉक्यूमेंट उठाना, जनरल प्रोजेक्ट्स का आपको देखना है। टर्नओवर का एक थोड़ा सा हार्ड जो क्राइटेरिया हो सकता है, क्योंकि कोई 1 करोड़ मांगता है, कोई 10 करोड़ मांगता है, कोई 50 करोड़ मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है, कोई 50 लाख मांगता है। वो आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपको डे बाय डे आपकी संस्थान का जो है टर्नओवर जो है वो बढ़ाना ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में आप लोग एलिजिबल हो सको। ठीक है, तो स्टेप 2 है आपको इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, एलिजिबिलिटी और टर्नओवर के बारे में ज्ञान लेना है। ठीक है, स्टेप 3 क्या है आपकी, उसकी प्रोफाइल बनानी है आपको पूरी। ठीक है, पूरी प्रोफाइल में आपको क्या क्या काम आपने किए हैं वो आपको पूरा का पूरा जो है वो लिखना है उस चीज़ में। ठीक है, अब मान लेते हैं आप न्यू है, आपने न्यू NGO चालू किया, 2-3 साल हो गए NGO का आपके पास पूरी प्रोफाइल में आपके पास पूरी ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो लास्ट 3 ईयर्स की पूरी है। आपने उसकी ऑडिट भी करवाई हुई है, ऑडिट भी आपके पास लास्ट 3 ईयर की पूरी है। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, टैन, पैन, आधार, मोबाइल, ईमेल, वो सारी चीज़ें जरूरी है। तो आप बोलेंगे यार अब और क्या हम करें। ठीक है, तो प्रोफाइल बनाने के लिए, अच्छे से अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आप प्रोजेक्ट्स लेने के लिए एलिजिबल कब होंगे, जितना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल में वेटेज होगा, जितना आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंस की, PAST, पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे आएगा, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी बच्चों को। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, बच्चों के आप प्लेसमेंट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन बच्चों को करवाएं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं, कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। अब क्या है इसको देखते हैं, ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, कोई सा भी शॉर्ट टर्म कोर्स उछाड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हमें कलेक्ट करना है बच्चों का। जितना ज़्यादा आपके पास डाटा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो है जो संस्थान है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। क्या आप इतने बच्चों को पढ़ा सको, इतने बच्चों का प्लेसमेंट बढ़ाएं, तो उतना ही आपकी प्रोफाइल में पोटेंशियल नजर आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लेसमेंट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सर्टिफिकेट करवाएं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएं,
वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके 2 या 3 बच्चों की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर्टिफिकेट बांटें। इसके अलावा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं, इसके अलावा कैंप्स लगाएं। कैंप्स में हम जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट एड का कैंप लगा दिया, फर्स्ट एड का आप सबको बता रहे हैं, कोई भी आप ग्रामीण क्षेत्र में गए और आपने फर्स्ट एड का कैंप जो है वो लगाया। हेल्थ केयर के कैंप्स आप बुला सकते हैं, कोई भी एक डॉक्टर को बुलाओ, फ्री में सबका चेक कराओ, उनका डाटा कलेक्ट करो और बोलो कि भाई इतने लोगों का हमने कैंप ऑर्गेनाइज कराया। इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। और इन ये सारी एक्टिविटी की आप साइड से आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर कटिंग संभाल के रखें आप, ठीक है। ब्रोशर बनाएं, ब्रोशर में सारी चीज़ों को यूज़ में करें, पंपलेट बनवाएं, ठीक है, कोई मैगजीन में निकलवाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप इकट्ठा करें, उनको संभाल के रखें, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कोई न्यूज़पेपर को बड़े से बड़े अखबार में, कोई भी छोटे में अखबार में भी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करें आप, ये सारी चीज़ों पर फोकस करें, प्रोफाइल अपने आप बिल्ड होती चली जाएगी, आपको अपने आप प्रोजेक्ट्स मिलने लग जाएंगे, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज़्यादातर मेरे पास सभी के यही कॉल्स आते हैं, सर प्रोजेक्ट कैसे लें, सर प्रोजेक्ट कैसे लें, फंड कैसे मिलेगा। हम बता के परेशान हो जाते हैं यार। अपनी पहले प्रोफाइल पे ध्यान दें आप लोग, डायरेक्टली बायो मतलब कि ले दे के वाला मामला छोड़ें आप, मतलब थोड़ी सी मेहनत करें, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें, प्रोजेक्ट्स अपने आप मिल जाएंगे। आप प्रोफाइल बिल्ड करो, टर्नओवर बिल्ड करो, एलिजिबिलिटी में आते जाओ, धीरे धीरे सभी जगह पर रजिस्ट्रेशन कराओ, धीरे धीरे कोई छोटे से छोटे प्रोजेक्ट से जाड़ो। नहीं हो रहा है तो किसी ऐसे संस्थान के साथ जुड़ जाओ जिसके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ मिलके काम करो, उनका एग्रीमेंट लगा लो, उनके साथ एमओयू कर लो, वो एमओयू को कहीं लगाओ, कुछ ना कुछ तो करें धीरे धीरे, तभी प्रोफाइल आपकी बिल्ड होती जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो बैठे रह जाएंगे, बस ऐसे ही सोचते रह जाएंगे कि अरे यार फंड मिलता नहीं है। कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है। तो कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो हम मेरे से बात होती है और पोस्ट आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट आते हैं, फेसबुक पे पोस्ट आते हैं, मैं खुद उनको आगे होकर कॉल करता हूं कि आप यार ये वाला प्रोजेक्ट दिला सकते हैं, तो बोलते कि सर हमने आप ही से तो सीखा है ये प्रोजेक्ट कैसे लेना है और आप ही हमसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल से काफ़ी सारे लोग हैं जो सीख चुके हैं और उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल चुके हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहें, प्रोफाइल पर जो है वो काम करते रहें। प्रोफाइल अगर आपकी अच्छी है तो किसी ना किसी दिन जो है आपको सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। तो ये था आज का एक हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि फंड कैसे मिलेगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी फंड लेने में या प्रोफाइल बनाने में या प्रोजेक्ट्स को अप्लाई करने में। मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई है वीडियो के टाइम पर कि आपको आरएफई और यूआई का स्टडी करना है, उनका स्टडी एक बार करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। और अगर पिक्चर क्लियर नहीं होती है तो पिक्चर क्लियर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। हमारा नंबर है 8104134383 जो इस वक्त स्क्रीन पर है। आप इन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं तो समझे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अपनी जो भी क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं, मैं या मेरी प्रतिनिधि आपको जरूर संपर्क करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। टिल देन अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने रख दिया है। व्हाट्सएप चैनल पर हर एक चीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।